ओम श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के मुख से उनके बचपन की, स्वर्णिम बचपन की कथा कहानी सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। साथ में जो उनका मनोविज्ञान है, क्या उनकी राय थी, उसे भी जानने का, सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपने पिछले मेरे ऑडियो नहीं सुने हैं तो आप उसे भी सुने, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी, आपको आनंद आएगा। मैं सारी रात काम करता रहा क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जो शायद देवराज के दिल को दुखाने वाली थी। उसने शायद उस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन मुझ पर उसका बोझ सारी रात बना रहा। मैं सो न सका। मैंने कहा था कि किसी बुद्ध के पास कोई निजी डेंटिस्ट नहीं था, लेकिन गौतम बुद्ध के पास निजी वैद्य था। यह बात कुछ सही नहीं थी, इसलिए मुझे आकाशीय रिकॉर्ड देखने पड़े। मुझे कुछ और ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, विशेषकर मूर्ख इतिहासकार। मैं इतिहास को नहीं देख रहा था। मुझे समय में पीछे की ओर जाना पड़ा, जिसको H.G. वेल्स टाइम मशीन कहते हैं। इसमें जाना पड़ा। यह बहुत ही मुश्किल काम है और तुम तो जानते ही हो कि मैं आलसी आदमी हूँ। अभी मेरी श्वास फूल रही है। बुद्ध का वैध जीवक सम्राट बिंबिसार ने बुद्ध को दिया था। एक और बात है कि बिंबिसार बुद्ध का सन्यासी नहीं था, वह केवल उनका हितैषी था, शुभचिंतक था। उसने बुद्ध को जीवक क्यों दिया? जीवक बिंबिसार का निजी वैद्य था, उस समय का सबसे प्रसिद्ध, क्योंकि एक दूसरे राजा से उसकी प्रतियोगिता चल रही थी जिसका नाम प्रसन्नचित्त था। प्रसन्नचित्त ने बुद्ध से कहा था, आपको जब भी आवश्यकता हो मेरा वैद्य आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। यह बिंबिसार के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर प्रसन्नचित्त यह कर सकता है तो बिंबिसार उसे दिखाएगा कि वह बुद्ध को अपना सबसे प्रिय निजी वैद्य भेंट कर सकता है। इसलिए यद्यपि बुद्ध जहां जहां तक गए, जीवक उनके साथ साथ गया, लेकिन याद रखना वह उनका शिष्य नहीं था, वह हिंदू ब्राह्मण ही बना रहा। अजीब बात थी, बुद्ध का वैद्य जो निरंतर उनके साथ दिन रात उनकी छाया की तरह रहता था, वह ब्राह्मण ही बना रहा। लेकिन इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि जीवक को राजा से वेतन मिलता था, वह राजा की नौकरी करता था। अगर राजा चाहता था कि वह बुद्ध के साथ रहे तो ठीक था, एक नौकर को अपने स्वामी की आज्ञा माननी ही पड़ती है। और बुद्ध के पास भी कभी कभार ही रहता था, क्योंकि बिंबिसार बूढ़ा था और उसको बार बार अपने वैद्य की जरूरत पड़ती थी। इसलिए वह जीवक को प्राय राजधानी में बुलाता था। देवराज, तुमने तो शायद इस बात पर सोचा भी न होगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे कुछ जाति कर बैठा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे अनूठे हो जैसा कोई हो सकता है। जहां तक किसी बुद्ध के वैद्य होने का सवाल है, किसी की भी तुलना तुम्हारे साथ नहीं की जा सकती, न अतीत में न भविष्य में, क्योंकि ऐसा आदमी कभी नहीं होगा जो इतना सरल और इतना पागल हो कि अपने आप को जौर्बद्विबुद्धा कहलाता हो। इससे मुझे वह कहानी याद आ गई जो मैं तुम्हें सुना रहा था। मेरे दिल से बड़ा बोझ हट गया है। मेरी श्वास से ही तुम देख सकते हो मुझे सच में राहत मिली है। वह तो यूं ही सरसरी तौर से कुछ कह दिया था, लेकिन मैं बहुत ही संवेदनशील हूँ, शायद जितना एक बुद्ध पुरुष को होना चाहिए उससे कहीं अधिक। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दूसरों की अपेक्षा का बुद्ध तो नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ अपने जैसा ही हो सकता हूँ। मैं एक बड़े बोझ से हल्का हो गया हूँ, जो शायद तुमने बिल्कुल ही अनुभव न किया हो, या शायद गहरे में तुमने जाना हो और सिर्फ उसे छिपाने के लिए मुस्कुरा दिया। तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते। पर अजीब बात है कि होश उस चीज से और भी स्पष्ट हो जाता है जो शरीर को गायब करने में सहायक हो। मैं इस कुर्सी को सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हूं ताकि मुझे याद रहे कि शरीर अभी भी है। ऐसा नहीं कि मैं उसे बनाए रखना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि
कहीं तुम लोग पागल न हो जाओ। इस कमरे में तो इतनी जगह नहीं है कि 4 पागल आदमी उसमें समा सके। हाँ, अपने भीतर के पागलपन के लिए कोई सीमा नहीं होती। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। यह कहानी है नहीं, लेकिन मैं इसे कहानी कहता हूँ। अगर तुम्हें जीवन को पढ़ना आता हो, जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटता है जो कहानी जैसा ही होता है, तब उपन्यास पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। न जाने क्यों कृष्णमूर्ति उपन्यास पढ़ते हैं, वह भी घटिया जासूसी उपन्यास। उसमें अवश्य ही कोई कमी है, वे उसे नहीं देख पाते। इतने समझदार व्यक्ति, या शायद वे देख पाते हैं और जासूसी उपन्यासों के माध्यम से अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्होंने भगवत गीता, कुरान और ऋग्वेद को नहीं पढ़ा, लेकिन वे जासूसी उपन्यास तो पढ़ते ही हैं। उनको यह भी कहना चाहिए कि यह उनका दुर्भाग्य है कि वे जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कहते। पर मुझे मालूम है, क्योंकि मैं मुंबई में उसी घर में ठहरता था जहां वे ठहरते थे। हमारी मेजबान, उस घर की मालकिन ने मुझसे पूछा, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपको कभी जासूसी उपन्यास पढ़ते नहीं देखा, क्या बात है? उसने कहा, मैं तो समझती थी कि सभी समृद्ध लोगों को जासूसी उपन्यास पढ़ना चाहिए। मैंने आश्चर्य से उससे कहा, तुम्हारे दिमाग में ऐसी मूर्खतापूर्ण विचार कहाँ से आया? उसने उत्तर दिया, कृष्णमूर्ति से। वे भी यहाँ ठहरते हैं। मेरे पति उनके अनुयायी हैं। मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, उनको मानती हूँ। मैंने उन्हें घटिया जासूसी उपन्यास पढ़ते देखा है और मैंने सोचा कि इसमें कोई खास बात होगी। बहुत ही व्यक्तिगत बात में उत्सुक होने के लिए कृपया मुझे माफ़ करना। उत्सुकतावश मैंने आपके सूटकेस को खोलकर देखा। मैंने सोचा शायद आप भी उसमें जासूसी उपन्यास छिपाकर रखते होंगे। मैं तो एक नहीं 3 बड़े बड़े सूटकेस अपने साथ रखता था। सो उस महिला ने सोचा होगा कि मैं अपने साथ जासूसी उपन्यासों का पुस्तकालय ही लेकर चलता हूँ, लेकिन वह भी एक भी पुस्तक नहीं खोज सकी। वह बहुत हैरान हुई। वाराणसी में कृष्णमूर्ति जिन मित्रों के यहाँ ठहरते थे, उन्होंने भी यही बात पूछी। दिल्ली के मित्रों ने भी यही पूछा, इसलिए यह गलत नहीं हो सकता। अलग अलग स्थानों के अलग अलग लोग बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं। बहुत से लोगों ने उनको हवाई जहाज की यात्रा करते समय भी जासूसी उपन्यास पढ़ते देखा है। सच तो यह है कि बंबई से दिल्ली की हवाई यात्रा करते समय मैंने भी उन्हें जासूसी उपन्यास पढ़ते देखा है। संयोगवश हम दोनों एक ही हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे, इसलिए मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ कि वे जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं। मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसका गवाह हूँ। मैं तो किसी भी छोटी सी घटना के आधार पर कहानी बना सकता हूँ, बस उसको ठीक संदर्भ और प्रसंग से जोड़ने की जरूरत होती है। आज सुबह मैं उस समय की बात कर रहा था जब भोपाल की बेगम हमारे गांव में आई, जो उसकी रियासत में था, और उसने हमें वार्षिक उत्सव पर अपना मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया। जब वह हमारे गांव में ठहरी हुई थी तो उस समय उसने नानी से पूछा कि आप इस लड़के को राजा क्यों कहते हैं। ओशो को बचपन में उनकी नानी राजा कहकर बुलाती थी। उस रियासत में राजा की उपाधि तो केवल उस रियासत के मालिक के लिए ही आरक्षित थी। बेगम के पति को भी राजा नहीं कहा जाता था, उसे केवल राजकुमार ही कहा जाता था। ठीक जिस प्रकार इंग्लैंड में बेचारे फिलिप को सम्राट ने कहकर प्रिंस फिलिप ही कहा जाता था। और मजेदार बात तो यह है कि केवल प्रिंस फिलिप ही राजा जैसा दिखाई देता था। न तो इंग्लैंड की महारानी जैसी दिखाई देती है, न बेचारा प्रिंस चार्ल्स ही सुंदर राजकुमार जैसा दिखाई देता है। जो व्यक्ति सचमुच राजा जैसा दिखाई देता है उसे ये लोग राजा नहीं कहते, वह सिर्फ प्रिंस फिलिप कहलाता है। मुझे उसके लिए बड़ा अफसोस होता है। इसका कारण है कि उसका इस परिवार से खून का रिश्ता नहीं है और इनको मूल संसार में केवल खून को ही महत्व दिया जाता है। खून के आधार पर ही सब कुछ निश्चित किया जाता है, लेकिन प्रयोगशाला में तो राजा या रानी के खून में कोई अलग अलग विशेषता नहीं होती।
खून तो खून ही होता है। तुम दोनों डॉक्टर हो और एक नर्स और चौथा डॉक्टर ये नर्स न होते हुए भी दोनों हैं बिना किसी सर्टिफिकेट के। तुम सब समझ सकते हो कि खून के आधार पर कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता। रानी एलिजाबेथ का खून सही है, ऐसा वैज्ञानिक नहीं ये मूढ़ मानते हैं। चार्ल्स उनका बेटा है, कम से कम 50% तो वह उत्तराधिकारी है, क्योंकि वह उस वंश का है। फिलिप तो विदेशी है। सिर्फ उसको दिलासा देने के लिए वे उसको प्रिंस कहते हैं। इसी प्रकार उस समय छोटी सी उस रियासत की मालकिन वह औरत थी और इसलिए उसे रानी या बेगम कहा जाता था। लेकिन कोई राजा नहीं था, उसके पति को केवल राजकुमार कहा जाता था। इसलिए स्वभावतः उसने मेरी नानी से पूछा कि आप अपने इस बेटे को राजा क्यों कहते हैं। तुमको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस रियासत में किसी का राजा नाम रखना गैर कानूनी था। मेरी नानी ने हंसकर कहा, वह मेरे हृदय का राजा है और जहां तक कानून का सवाल है, हम जल्दी ही इस रियासत को छोड़ देंगे, लेकिन मैं इसका नाम नहीं बदल सकती। मैं भी यह सुनकर बहुत हैरान हुआ कि हम जल्दी ही रियासत को छोड़ देंगे, केवल मेरे नाम को बचाने के लिए। मैंने उस रात नानी से कहा, नानी क्या आप पागल हो गई हैं? केवल इस नाम को बचाने के लिए? अरे किसी भी नाम से काम चल सकता है। हमें यहाँ से चले जाने की कोई जरूरत नहीं है और निजी तौर से आप मुझे राजा ही कहते रहिए। नानी ने कहा, मुझे भीतर से ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें जल्दी ही इस रियासत को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने यह खतरा उठाया है। और यही हुआ। यह प्रसंग उस समय का है जब मैं 8 साल का था और ठीक 1 साल बाद हमने उस रियासत को सदा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने मुझे राजा कहना कभी बंद नहीं किया। बाद में मैंने अपना नाम बदल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा नाम बहुत ही वाहियात लगता था और मैं नहीं चाहता था कि इस नाम से स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया जाए। और उससे अधिक मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई और मुझे राजा पुकारे, सिवाय मेरी नानी के। यह हमारा निजी मामला था। लेकिन बेगम को यह नाम अच्छा नहीं लगा, वह बुरा मान गई। वे बेचारे राजा, रानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कितने गरीब हैं, कितने खोखले हैं, और फिर भी वे शक्तिशाली हैं। उनकी मूर्खता का कोई अंत नहीं, साथ ही उनकी शक्ति का भी कोई अंत नहीं। बड़ी अजीब दुनिया है यह। मैंने अपनी नानी से कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ वह सिर्फ मेरे नाम से ही नाराज नहीं हुई, उसे आपसे बहुत ईर्ष्या भी हो गई है। मैं इतना स्पष्ट देख सकता था कि संदेह का कोई प्रश्न ही न था। और मैंने उनसे कहा, मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। सच तो यह है कि मेरी इस बात ने ही मेरे समस्त जीवन के ढंग को निश्चित कर दिया। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि मैं गलत हूँ या सही। गलत या सही अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ और मैं उसे सही कर देता हूँ। अगर वह गलत है तो मैं उसे सही कर देता हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी को अपने काम में दखल देने का अधिकार नहीं दिया। आज जो कुछ भी मेरे पास है इसी कारण है, इस दुनिया की धन दौलत नहीं, लेकिन जो सच में मूल्यवान है वह सब मेरे पास है। सौंदर्य, प्रेम, सत्य और शाश्वत का रसास्वादन, संक्षिप्त में सब का आस्वाद आनंद। देवगीत कितना बजा है? 8 बजने में 3 मिनट। ओशो। बहुत अच्छा। आज सुबह मैं तुमसे भी कुछ सख्ती से पेश आया। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ यही कि जब मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं औपचारिकता भूल जाता हूँ। तब मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, ऐसी बातें कह देता हूँ जो तब ठीक होती जब मैं अकेला होता। और यही प्रेम की विशेषता है, किसी के साथ इस प्रकार होना कि जैसे कोई अकेला हो, लेकिन कभी कभी वह दूसरे के लिए भारी हो जाता है। मैं सदा क्षमा मांग सकता हूँ, लेकिन वह बहुत औपचारिक है। और जब मैं मरता हूँ, और मैं प्राय मरता हूँ, तो इतने प्रेम से मारता हूँ कि औपचारिक शब्द खेद है से काम नहीं चलेगा। लेकिन तुम मेरे आंसू को देख सकते हो, जो मुझसे कहीं अधिक मेरे भाव को अभिव्यक्त करते हैं।
मैं तुमसे कह देता हूँ कि भविष्य में भी मैं तुमसे और भी सख्ती करूँगा। वही मेरे प्रेम करने का ढंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ जाओगे। अगर आज नहीं तो कल या शायद परसों समझ ही जाओगे। इससे अधिक मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मुझे यहीं आना है। 2 दिन के लिए मेरा आरक्षण हो गया है। अगले ही दिन तो पक्का मैं यहाँ रहूँगा। मैं कह रहा था कि 1 साल बाद हमने उस गांव को और उस रियासत को छोड़ दिया। मैं पहले से ही तुम्हें यह बता चुका हूँ कि रास्ते में मेरे नाना की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के साथ वह मेरा पहला साक्षात्कार था और वह सामना बहुत सुंदर था। वह किसी भी प्रकार से कुरूप नहीं था। जैसे कि कम या ज़्यादा इस दुनिया के हर बच्चे के लिए यह सामना बहुत डरावना होता है। मेरे नाना की मृत्यु धीरे धीरे हुई और सौभाग्य से मैं उस समय उनके साथ कई घंटे रहा। मैं महसूस कर सका कि धीरे धीरे मृत्यु घट रही है और मैं मृत्यु के महामौन को भी देख सका। यह भी मेरा सौभाग्य था कि उस समय मेरी नानी मेरे पास थी। शायद उनके बिना मैं मृत्यु के सौंदर्य को न देख सकता, क्योंकि प्रेम और मृत्यु बहुत समान है। शायद दोनों एक हैं। नानी मुझसे प्रेम करती थी। उन्होंने अपना प्रेम मेरे ऊपर बरसाया और मृत्यु धीरे धीरे घट रही थी। एक बैलगाड़ी में मैं अभी भी उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। कंकड़ों पर उनके पहियों का घड़घड़ाना, भूरा का बार बार बैलों पर चिल्लाना, उनको चाबुक से मारने की आवाज़, अभी भी मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। यह सब मेरे अनुभव में इतना गहरा अंकित हो गया है कि मैं नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु भी उसे मिटा सकती है। मरते समय भी शायद मैं फिर उस बैलगाड़ी की आवाज़ को सुनूंगा। मेरी नानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मैं बिल्कुल हक्का बक्का सा बैठा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित था। मेरे नाना का सिर मेरी गोद में था। मेरा हाथ उनकी छाती पर थे और धीरे धीरे उनकी श्वास बंद हो रही थी। जब मुझे लगा कि अब वे श्वास नहीं ले रहे तो मैंने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे दुख है, पर ऐसा लगता है कि अब वे श्वास नहीं ले रहे हैं।